नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी अपना चैप्टर है इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक है आता है हमारे पास में कि भारत में सामाजिक सुरक्षा। हमने अपनी पिछली क्लास में सोशल सिक्योरिटी के बारे में समझा था, सामाजिक सुरक्षा के बारे में समझा था कि जो समाज की जो सामान्य गतिविधियां हैं उनसे संबंधित जो समस्याएं आ रही थी उनको किस प्रकार से एक बीमा ठीक करता है, किस प्रकार से सहायता करता है। उन्हीं पॉइंटों को लेकर हम एक पॉइंट को समझते हैं कि भारत में किस प्रकार सोशल सिक्योरिटी होती है, सामाजिक सुरक्षा होती है। जिसके लिए हम एक अलग अलग 3 बिंदुओं पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है केवल बीमित के अंशदान द्वारा सामाजिक सुरक्षा। 2 शब्द आते हैं, बीमित और अंशदान। देखिए, अंशदान का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसके अंदर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है, उसी पैसे को हम यहाँ पे जनरली प्रीमियम कहते हैं। तो ऐसा इंश्योरेंस जहां कंट्रीब्यूशन केवल आपका बीमित करता है। बीमित का मीन्स जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैं अपना बीमा करवा रहा हूं और मैं ही अपना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा हूं, तो वो उसको इस प्रकार से मानते हैं। जैसे हमें जनरली जो जितने भी इंश्योरेंस करवाए हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत, जहां एक पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, कहीं प्राइवेट कंपनियां भी हमारे पास में ये काम करने के लिए आज अवेलेबल है हमारे पास। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने जीवन के संबंधित अलग अलग पॉलिसियां ले सकता है, जैसे बंदोबस्ती जीवन बीमा, आजीवन बीमा, अलग अलग बीमा है। तो उन बीमा के अंदर अपना इन्वेस्ट कर सकता है, जहां उसको प्रीमियम अकेले को भरना होता है, सारा जो बेनिफिट होता है वही उस पर्सन को मिलता है। यहाँ प्राइवेटली एक पर्सन अपना इंश्योरेंस करवाता है, जिसमें जो भी पैसा उसके द्वारा एज ए प्रीमियम पे किया जाएगा वो खुद का पैसा होता है, खुद नहीं अपना पैसा अर्न करके कहीं इसको इन्वेस्ट करना होता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि बीमित अथवा श्रम संघ के द्वारा संचालित के अंशदान द्वारा सामाजिक सुरक्षा। देखिए, कुछ ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जिसमें बीमित भी डालता है और श्रम संघ का मतलब व्यक्ति जहां काम कर रहा है वो भी डालेगा, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना। उसके अलावा जैसे हम कर्मचारी चिकित्सा बीमा जिसको कहते हैं, जैसे हम कर्मचारी चिकित्सा बीमा पे बात करते हैं। कर्मचारी चिकित्सा बीमा का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ईएसआई का। जो एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉय को एक प्रकार से इंश्योरेंस करवाया जाता है, उसको मेडिकल इंश्योरेंस आप कह सकते हो, या किसी भी प्रकार का बीमा के संदर्भ में जहां कुछ पार्टीशन उसका एम्प्लॉयर डालता है, कुछ वो खुद भरता है, जिसके अंदर दोनों मिलकर यदि किसी पर्सन का बीमा कराते हैं तो उसे बोलते हैं हम, ये सेकेंड वाला पॉइंट आता है हमारे पास में। नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या बीमित के संघ के अंशदान द्वारा। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें पर्टिकुलर सरकार बीमा कराती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या कोई संघ बीमा कराता है। जैसे किसी संस्था ने किसी पर्सन का बीमा करा लिया, किसी सरकार ने बीमा करा लिया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक योजना है जनश्री योजना। देखिए, जनश्री योजना क्या होती है, किसे कहते हैं, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहायता से करवाई जाती है। जितने भी बीपीएल में लोग रहते हैं, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, आप लोगों ने देखा होगा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सरकार बीमा कराती है। उनका बीमा सरकार द्वारा कराया जाता है। जो बेहद गरीब है, जो अपना सामान्य जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं, जो बिल्कुल मजदूर तबके के लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास रहने की सही ढंग से सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, लोगों के पास में मेडिकल, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हम कह सकते हैं कि आधारभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। उन लोगों के लिए सरकार बीमा कराती है, जिसको हम जनश्री योजना के नाम से संचालित है। आज वर्तमान में 43 ऐसे अलग अलग व्यवसाय है जिसके अंदर काम करने वाले लोगों को ये बीमा करवाया जाता है। जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो जैसे प्लांटेशन में काम करने वाले लोग हैं, या ये जो रोड बन रहे हैं उस पर काम करने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं, जंगल मजदूर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जितने भी लेबर वर्क करने वाले लोग होते हैं, जो मजदूरी वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस प्रकार का बीमा कराया जाता है। ये था भारत में सामाजिक सुरक्षा। उसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है बीमा एजेंट। थोड़ा सा आज एजेंट पे डिस्कस करते हैं कि एजेंट आखिरकार होता क्या है। एजेंट को हम सामान्य शब्दों में कहते हैं प्रतिनिधि। देखिए, प्रतिनिधि का मतलब होता है कि जहां प्रतिनिधि शब्द आया वहां प्रधान भी होगा। बिना प्रधान के प्रतिनिधि का कोई रोल नहीं है। प्रधान और प्रतिनिधि दो एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्सन है कि जहां प्रधान है वहां प्रतिनिधि होगा। सब बात करते हैं प्रधान क्या होता है, प्रधान और उसका ही आता है प्रतिनिधि। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा आपको, कि आपको याद होगा आपने रामायण देखी थी।
जब रामायण में भगवान श्री राम और रावण का युद्ध होना स्टार्ट होना था, अभी हुआ नहीं था, होना था, उससे पहले भगवान श्री राम ने एक शांति संदेश भेजा था। जब भगवान राम सेतु बनाकर, समुद्र पर सेतु बनाकर जब लंका पहुंच गए थे, उस समय की घटना है कि जब पूरी तैयारी हो चुकी थी, युद्ध की पूरी तैयारी थी, और उन्होंने एक मौका दिया था रावण को। उन्होंने सोचा था कि एक बार फिर मैं शांति संदेश भेज देता हूं कि यदि वो न चाहे, कि युद्ध नहीं करना चाहे और माता सीता को वो ससम्मान वापस दे दे, तो ये जितनी भी जन हानि होने वाली है उसको रोका जा सकता था। और उसी पर्पज से भगवान श्री राम ने एक शांति संदेश युवराज अंगद के साथ भेजा था। युवराज अंगद जब लंका में पहुंचे थे तो वो एक प्रतिनिधि थे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव थे, भगवान श्री राम का संदेश लेकर संदेश वाहक के तौर पर वहां पहुंचे थे, और एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके भगवान श्री राम की बात बताई थी। ठीक इसी प्रकार से हम महाभारत काल की भी बात करते हैं। महाभारत में भी पांडवों और कौरवों के बीच जब युद्ध होना था, तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे थे पांडवों की ओर से। वो हस्तिनापुर पहुंचे थे और महाराज धृतराष्ट्र और उनकी पूरी सभा में युवराज दुर्योधन के सामने ये पक्ष रखा था, उन्होंने पांडवों की ओर से रखा था कि आप चाहो तो उनका राज वापस दे दीजिएगा और युद्ध नहीं किया जाए। तो ये जो लोग पहुंचे थे, ये जो दोनों मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखे थे, वो दोनों ही प्रतिनिधि हैं। चाहे युवराज अंगद की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, दोनों ही प्रतिनिधि के तौर पे जाके वहां खड़े थे। तो हम ये बात आज एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर से ही समझ पा रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंट करना हो, उसकी बात किसी सामने व्यक्ति के सामने रखनी हो, और जो व्यक्ति रख रहा है वो प्रतिनिधि और जिसकी ओर से रखा जा रहा है वो आपका प्रधान कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम समझते हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं LIC, और LIC का आपका एजेंट होता है। आपको बीमा कराना है, लाइफ इंश्योरेंस कराना है। यदि आप चाहते हो कि मेरा लाइफ सिक्योर्ड हो, मुझे इन फ्यूचर कोई ऐसा हो जाए तो मेरा फ्यूचर या मेरे परिवार की जो सामाजिक या जो मेरे परिवार की सामान्य आवश्यकता है वो पूरी किस तरह से हो, और आप अपने आप का बीमा कराना चाहते हो, तो एक बीमा कंपनी से आपको जाके मिलना होगा। अब जनरली डायरेक्टली आप बीमा कंपनी के पास आप नहीं जा रहे हो, बीमा कंपनी आपके पास आ रही है। अब कंपनी तो अपने आप में एक है, वो हर जगह तो जा नहीं पाती है, भाई सीधी सी बात है। कंपनी अकेली है, वो हर जगह नहीं जा पा रही है, तो बीमा कंपनी अपना एजेंट भेजती है, अपना प्रतिनिधि भेजती है। जब एक एजेंट आपके सामने आकर बीमा कंपनी के बारे में सारी बातें जब आपको बताता है, तब वो यही प्रेजेंट करता है कि मैं खुद LIC हूं, मैं LIC की ओर से आपके सामने इस बात को रखता हूं। और जब आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हो तो वो LIC एजेंट आपको यही चीज बताता है कि आपने बीमा कंपनी के साथ में ये सारे जो शर्तें नियम है उनको फॉलो करते हुए आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया है। वो पर्सन आपके साथ एग्रीमेंट कर नहीं सकता, बट कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट करवा सकता है। आपका और कंपनी के बीच का एक कड़ी कहलाता है। आपके द्वारा जो मैसेज कंपनी को दिया जाता है या आपके द्वारा जो संदेश कंपनी तक भेजा जाता है, कंपनी द्वारा आपके पास जो मैसेज भेजना है, वो आप दोनों के बीच का इंटरमीडिएट रहकर काम करता है। तो बीमा एजेंट का बीमा में बहुत बड़ा रोल होता है। बिना एजेंट के आपका बीमा लगभग संभव नहीं है, क्योंकि आप इतना जनरली हर एक पर्सन यदि कंपनी के पास में चला जाता है अपना खुद का बीमा कराने कंपनी के, तो कंपनी का वर्कलोड खूब बढ़ जाएगा। क्या आज यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 130 करोड़ पॉपुलेशन है। मैं उसका यदि मान लो 10% भी करता हूं तो 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने यदि बीमा करा रखा है, तो 1 करोड़ 30 लाख के लिए लोगों को आपको बीमा कंपनी के पास जाना, मतलब टाइम कितना खराब होता है। एक पर्सन जब कंपनी में जाता है, उसको टाइम फॉर्म फिल करना, उससे रिलेटेड प्लान समझना, उतने वर्कर भी कंपनी को रखना पड़ेगा, इतनी ब्रांचेज रखनी पड़ेगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए उसको सॉल्व करने के लिए कंपनी एक ऐसा पर्सन को नियुक्त कर लेती है जो अपने आप में कंपनी को लेके घूमता है। आपने देखा होगा बीमा एजेंट अपना पूरा मटेरियल अपने साथ बैग में लेके चलता है, चाहे वो बीमा कंपनी का एग्रीमेंट हो या कोई प्रोस्पेक्टस हो या कोई फॉर्म फिलअप करने का। मतलब एक बात कह सकते हैं कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो खुद अपने आप कलेक्ट कर लेता है और ब्रांच में अकेला पहुंचता है। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीमा करा लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता अपने पूरे जीवन में वो कभी LIC ऑफिस गए होंगे, आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपका बीमा एजेंट आएगा, आपको सब कुछ ही समझा देगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वो खुद ही कर लेता है, आपसे साइन करा लेगा। आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है तो बाय अकाउंट्स आपको पे करना होता है।
आपकी रिसिप्ट आ जाती है, वो बंदा खुद आपको रिसिप्ट देने आ जाता है, और इवन इस टाइम जब आपका मेच्योरिटी हो जाती है पॉलिसी की, तो उसका मेच्योरिटी का पैसा भी व्यक्ति आपको दिलवा देता है। तो आपको तो बीमा कंपनी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो खुद व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो सब कुछ आपको करके देगा, उसके बदले में ये सब करने के लिए उसको कमीशन प्राप्त होता है, और कमीशन के आधार पर उस व्यक्ति को काम मिलता है। तो बीमा एजेंट एक वो व्यक्ति होगा जो आपका और कंपनी के साथ में संवाद करवाने में या आपका कंपनी के साथ एग्रीमेंट करवाने में उसका बड़ा रोल रहता है। हम यहाँ पे समझते हैं कि बीमा एजेंट या एक एजेंट की क्या नियुक्ति किस प्रकार से होती है, कौन बन सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको हम एजेंट बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है वयस्क, एक माइनर पर्सन मेजर पर्सन होना चाहिए, जिसने 18 वर्ष पूरे कर दिए, एक एडल्ट होगा, तभी जाकर वो काम कर पाएगा। मतलब उसको खुद को समझ तो होनी चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। वैसे तो अवयस्क को भी बना सकते हो, यदि आपका प्रधान चाहे तो अवयस्क को बना सकता है, मना नहीं है, लेकिन काम करने की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। केवल एजेंट बनाने से थोड़ी ना चलता है भाई, एजेंट बनाने से थोड़ी ना चलता, उसके बाद में उसके अंदर वो एबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके अंदर वो समझ भी होनी चाहिए, वो काम करने का उसके अंदर वो जज्बा भी होना चाहिए। तो हम जनरली यही समझते हैं कि हमें एक वयस्क व्यक्ति को एजेंट बनाना चाहिए, साथ में स्वस्थ मस्तिष्क, ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए, दिमागी रूप से स्वस्थ। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे दिखते हैं, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो स्वस्थ ना हो। यहाँ ये जरूरी नहीं कि वो 100% पागल ही हो, यह ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 100% पागल की आवश्यकता नहीं है। हम उस व्यक्ति को अस्वस्थ मस्तिष्क मानेंगे जो बाकी जो सामान्य व्यक्तियों की तरह प्रतीत नहीं करते हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो एनी टाइम पागल नहीं रहते हैं, कभी कभी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कई लोग नशे के आदी होते हैं, जो व्यक्ति नशे का आदी है वो जिस समय नशा करेगा उसका मानसिक संतुलन सही नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति का दिमाग सही है उस समय यदि उसने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो सत्य है, बाकी नहीं। जब दिमागी हालत असंतुलित है, वो चाहे नशे की स्थिति में है या फिर मानसिक रोग से ग्रसित है या किसी भी प्रकार से व्यक्ति परेशान है, तो उस समय उसको हम एजेंट नहीं बना सकते और नहीं बनाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक बात कह सकते हैं अपन कि एक व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट करता है, कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट करता मतलब नाम किसका खराब होता है, कंपनी का। तो इसीलिए कंपनी यही सोचती है कि वो व्यक्ति होगा जो आपको अपने आप को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए आगे हम किसी को भेज रहे हैं, तो उसका मानसिक लेवल या मेंटली उसको वो थोड़ा सा प्रिपेयर हो, मेंटली सही हो। लास्ट पॉइंट आता है आपका, किसी राज्य नियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। अयोग्य घोषित मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको राज्य नियम अयोग्य घोषित कर लेते हैं। जैसे किसी देश का राष्ट्रपति है, सम्राट है, वो एजेंट नहीं बन सकते हैं। अब जैसे अपने देश का राष्ट्रपति है तो आप किसी बीमा कंपनी उसको ये नहीं कह सकती कि साहब आप हमारे एजेंट बन जाओ, नहीं बन सकते। वो कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, उनके साथ आप किसी प्रकार का एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। कोई सम्राट है या किसी विदेशी शत्रु देश का व्यक्ति है, बस बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि जिनको अयोग्य घोषित कर रखा है, तो उन्हें हम यहाँ एजेंट नहीं बनाया जा सकता। तो जनरली हमने एजेंट का मीनिंग समझा है, एजेंट के बारे में जाना है। सॉरी, मीनिंग तो अभी हम क्लियरली नहीं बता सकता मैं, ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको मीनिंग बताया है। मैं जनरली एजेंट के बारे में बताया है, एजेंट की कैसे नियुक्ति होती है, और हम अपनी अगली क्लास में प्रॉपर्ली एजेंट को पूरा समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें एजेंट कौन बन सकता है, उसकी क्या ड्यूटीज होती है, क्या उसकी विशेषताएं रहती है, किस तरह से वो काम करता है, एक नौकर और एजेंट में क्या अंतर है, हम किसी व्यक्ति को नौकर कब कहेंगे, किसको एजेंट कब कहेंगे, ये सारी चीजें हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। आप लोग इसको प्रयास कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। धन्यवाद।